आज ससुर का स्वाभिमान। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है सास ससुर का स्वाभिमान। सुबह से पागलों की तरह काम करते करते ममता जी बहुत थकावट महसूस कर रही थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए टीवी के सामने बैठ गई और बड़े शौक से अपना पसंदीदा कार्यक्रम देखने लगे। दिन भर के काम से थोड़ी देर के लिए समय निकालकर टीवी देखना उन्हें अच्छा लगता था। उनके पति किशोर जी भी पास में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अभी उन्होंने टीवी देखना शुरू ही किया था कि अचानक टीवी बंद हो गया। ममता जी यह देखकर चौंक गई कि उनकी बहू मीनाक्षी के हाथ में रिमोट था, उसने ही टीवी बंद किया था। ममता जी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ बहू, टीवी क्यों बंद कर दिया? तभी मीनाक्षी ने करकती आवाज में कहा, माँ जी सारा दिन आप बैठी बैठी बस टीवी देखती हैं, और यह क्या, टीवी के साथ साथ आप लोगों ने एसी भी चला रखा है। मालूम भी है बिजली का बिल कितना लंबा चौड़ा आ जाता है। अखबार को चेहरे के सामने से हटाते हुए किशोर जी बोले, बहू ये कौन सा तरीका है अपनी सास से बात करने का? अब क्या यह टीवी भी नहीं देख सकती? तभी उनकी बहू ने कहा, बाबूजी यह तो आपको भी मालूम है कि बिजली का बिल कितना आता है। आप तो सारा दिन बस अखबार में ही खोए रहते हैं, हमें तो अपने बच्चों का भी सोचना है। आज यह रिमोट मेरे पास ही रहेगा, यह टीवी सिर्फ शाम को ही चलेगी, मैं खुद ही आपको रिमोट दे दूंगी। यह कहते हुए मीनाक्षी रिमोट लेकर अपने कमरे में चली गई। ममता जी तो सदमे में जैसे पत्थर ही हो गई। उन्हें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी उन्होंने सुना वो हकीकत था या कोई सपना। तभी किशोर जी ने उनके कांधे पे हाथ रखा तो ममता जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने पति को कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि किशोर जी ने ममता जी को चुप रहने का इशारा किया और खुद कुर्सी पे आंखें बंद करके गहरे सागर में गोते लगाने लगे। बेटे और बहू में बदलाव तो वे पिछले काफी दिनों में महसूस कर रहे थे। उन दोनों का बिना मतलब के खींचना, बेवजह चीखना और चिल्लाना अब रोज की बात हो गई थी। बेटे ने एक दो बार इशारे में उन्हें कहा भी था कि यह मकान उनके नाम कर दे, और किशोर जी भी यही सोचते थे कि बाद में भी तो सब कुछ बेटी बहू का ही है, फिर अभी क्यों नहीं। लेकिन फिर जब एक दिन वो अपने मित्र से मिले तो उन्होंने सलाह दी कि वसीयत जरूर बनवा लो, लेकिन मकान पहले अपनी पत्नी का नाम लिखवाना, उसके बाद बेटी का नाम। अपने पत्नी का बुढ़ापा खराब मत कर देना, कम से कम आपके बाद इज्जत की दो रोटियां तो मिलेगी। तुम्हारी पत्नी को उन्होंने ऐसा ही किया था, क्योंकि उनके दोस्त ने ही सलाह दी थी कि औलाद का असली रंग देखना हो तो एक बार झूठ बोलकर देख लो कि तुमने उसके नाम मकान कर दिया है, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। लेकिन इतनी जल्दी नकाब उतर जाएगा यह उन्होंने कभी नहीं सोचा था। किशोर से थोड़ी देर में यूं ही सोच में डूबे रहे, फिर उन्होंने ममता जी की तरफ देखा जो आंखें खोले छत की तरफ लगातार देखे जा रहे थे। वह अपनी पत्नी से बोले, ममता जिस दिन से हमारा बेटा हमारी जिंदगी में आया है उस दिन से लेकर आज तक अपनी इच्छाओं को दरकिनार करते हुए हमने केवल उसी के बारे में सोचा, और आज भी इस उम्र में भी तुम घर का सारा काम करती हो और बहू को बाहर घूमने और आराम फरमाने से फुर्सत नहीं है। रिटायर होने के बाद भी मैं अपनी पेंशन का घर खर्च के लिए देता आया हूँ, लेकिन इन सब का हमें क्या सिला मिला? बहू आए दिन बदतमीजियों पे उतर आती है और हमारा बेटा है जोरों का गुलाम बना हुआ है। बस बहुत हुआ ममता, अब मुझे लगता है कि हमें अपने लिए भी जीना चाहिए। फिर ममता जी बोली, क्या मतलब? ममता, बहुत समय से मेरी कई घूमने की इच्छा है। फिर ममता जी बोली, ए जी दिल तो मेरा भी बहुत करता है, पर यह सोचकर चुप रह जाती हूँ कि कहीं बेटा बहू गुस्सा न हो जाए। जब बिना किसी कारण वे आए दिन हमें इतनी बातें सुना देती है तो फिर इस बात पे तो वो बवाल ही मचा देगी। फिर किशोर जी बोले, ममता मालूम है तुम्हें बचपन में जब भी हवाई जहाज को आसमान में उड़ता हुआ देखता था तो मेरा उसमें बैठने का बहुत दिल करता था, लेकिन कभी बैठा नहीं पाया, क्योंकि माता पिता के पास तो इतने पैसे थे ही नहीं। जैसे तैसे घर का खर्च चलता था। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, तब जाकर मुझे सरकारी नौकरी मिली थी। और जब कैलाश पैदा हुआ उसके बाद
तो हमने अपनी सारी मेहनत की कमाई अपने बेटे पर ही खर्च कर दी। उसकी हर एक इच्छा पूरी की, क्योंकि मेरा बचपन तो अभाव में बीता था और मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा भी मेरी तरह मन मार कर अपनी ज़िंदगी जिए। सारी कमाई तो हमने अपने बेटे पर खर्च कर दी और उसे अच्छा खाना खाने को, अच्छा पहनने को दिया। उसकी पढ़ाई में जितना भी खर्च आना था सबका इंतज़ाम हमने पहले ही कर रखा था, यह सोचकर कहीं ऐसा न हो कि पैसों की कमी के कारण वो आगे न बढ़ पाए। इसलिए हमेशा अपने खर्च काट कर हमने अपनी बेटी के लिए बचत की थी। जितने भी पैसे जिस भी समय उसने हमसे मांगे उसे दिए। एक तनख्वाह में बेटे की पढ़ाई लिखाई, घर के खर्चे और हमने बूढ़े माता पिता की देखभाल, यह सब कितनी कुशलता से हम लोगों ने मैनेज किया था, यह तो हम लोग ही जानते हैं। लेकिन बेटे ने तो आज सब कुछ नकार दिया। सोचा था कि बुढ़ापे में सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर आराम से रहेंगे, लेकिन यहाँ तो बुढ़ापे में ही हमारी बेटी बहू ने हमारे ऊपर इतनी बंदिशें लगा दी। इतना तो हम उस समय भी बंधे हुए नहीं थे जब हमारे कांधों पर जिम्मेदारियाँ थी। और आज जब जिम्मेदारियों से मुक्त होने का समय आया तो बहू ने सारे दिन के लिए तुम्हें रसोई के कामकाज में व्यस्त कर दिया और मेरी सारी पेंशन के पैसे लेकर आज बेटा बहू हमें ही आंखें दिखा रहे हैं। तभी ममता जी उदास होकर बोली, हम लोग कर ही क्या सकते हैं, यह तो अब हमारी किस्मत है और हमें ऐसे ही रहना होगा पूरी ज़िंदगी। नहीं ममता, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। मैंने जो सोचा है वो मैं करके ही रहूँगा। तभी ममता जी ने आशा भरी निगाहों से अब अपने पति की ओर देखा और कहने लगी, तो क्या सोचा है, कल का इंतज़ार करो और देखो मैं क्या करता हूँ। अगले दिन किशोर जी केदारनाथ धाम जाने के लिए अपनी और पत्नी का टिकट करा लाए। वो टिकट बस या ट्रेन का नहीं थी बल्कि हवाई जहाज़ की थी। उन्हें हर महीने 35,000 की पेंशन मिलती थी, जिसमें उसे उन्होंने 20,000 के टिकट कटवाए और 15,000 अपने पर्स में खर्च करने के लिए रख दिए। उन्होंने आकर अपनी पत्नी को टिकट दिखाया तो ममता जी घबरा गई और अपने पेंशन के पैसों को खर्च कर दिया। अरे यह क्या किया आपने, अब बहू क्या कहेगी। अरे ममता तुम चिंता मत करो, हम अपनी बेटी बहू पे निर्भर नहीं है, मेरे पास खुद की पेंशन आती है। कुछ दिन यूं ही बीत गए। फिर एक दिन उनकी बहू मीनाक्षी गुस्से में पैर पटकते हुए उनके पास आई और बोली, माँ जी आखिर आप लोगों का यह क्या चल रहा है। उसकी यह बात सुनकर ममता जी हैरान रह गई और पूछा, क्यों क्या हो क्या बहू, अच्छा बोल तो ऐसे रहे जैसे कुछ मालूम ही नहीं है। इस बार बाबूजी ने अपनी पेंशन के पैसे नहीं दिए हैं, महीने की 5 तारीख होने को आई है। आप आज ही उन्हें कहिए कि पेंशन के पैसे निकाल कर मुझे दे दे। दरअसल बहू वो बात यह है कि इस बार तुम्हारे बाबूजी और मैंने एक साथ बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया है और उनकी पेंशन से हमने घूमने के लिए टिकट करवा लिए हैं, इसलिए इस बार तो पेंशन के पैसे तुम्हें नहीं दे पाएंगे। ममता जी ने सुकून चाहते हुए कहा तो तभी उनकी बहू बोली, क्या आप दोनों घूमने जा रहे हैं, शर्म नहीं आती इस उम्र में घूमते हुए, चुपचाप घर में बैठे रहिए जैसे बूढ़े लोग रहा करते हैं। जानते भी हैं घर में कितना काम होता है। आने दीजिए आपके बेटे को, उन्हें भी बताऊंगी कि कितना फालतू खर्च करते हैं उनके माता पिता, और हम दोनों से पूछे बिना अपने बाहर घूमने जाने का सोचा भी कैसे। बहू मीनाक्षी की बात सुनते ही ममता जी समझ गई कि आज उनके बेटे के आने के बाद घर में अच्छा खासा हंगामा होने वाला है, क्योंकि हमेशा से घर में यही होता आया है कि पेंशन का सारा पैसा उनकी बेटी बहू उनसे ले लेती हैं और अपने हिसाब से खर्च करते, यहाँ तक कि उन्हें उनमें से 1 रुपया निकालने की भी इजाज़त नहीं थी। अगर वो ऐसा करते तो घर में रोज जोरदार झगड़ा होता था। एक बार की बात है, किशोर जी ने अपनी पत्नी को शादी की सालगिरह पे 1-2 हज़ार की साड़ी लाकर दे दी, तो पेंशन में से 2,000 कम देकर उनकी बहू ममता जी पे चिल्लाते हुए बोली, इसमें से 2,000 का आपने क्या किया है, कहाँ खर्च करके आए हैं। किशोर जी ने कहा कि मैंने तुम्हारी सास के लिए उसकी मनपसंद साड़ी खरीदी है, क्योंकि बहुत दिनों से उसने साड़ी नहीं खरीदी थी। जब भी मैं उसके लिए साड़ी खरीदने लगता था तो वह कहते थे मेरे पास बहुत सी साड़ियाँ हैं, लेकिन जब पहनने की बारी आती तो एक भी अच्छी साड़ी नहीं दिखती थी, इसलिए सोचा कि उसके लिए एक साड़ी खरीद लो। उसी समय मीनाक्षी बोली, क्या साड़ी खरीदने में 2,000 खर्च कर दिए,
इस उम्र में आप लोग एनिवर्सरी का तोहफा दे रहे हैं एक दूसरे को। जरा सोचिए, घर में छोटे बड़े कितने खर्चे होते हैं। बिजली, पानी, राशन, सबका बिल हमें देना पड़ता है, लेकिन आप लोगों को भी क्या पता कि शहरों में रहना कैसा होता है। पूरी जिंदगी तो गांव में रहे हैं। इस वाक्य को याद करते करते ममता जी मन ही मन घबराते जा रही थी कि जब बहू ने 2000 के पीछे इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था, तो अब तो पेंशन के सारे पैसे ही टिकट पे खर्च हो गए हैं। शाम को जैसे ही ममता जी का बेटा कैलाश घर लौटा तो मीनाक्षी ने उसे सब कुछ बता दिया। कैलाश उसी समय आग बबूला होते हुए अपने कमरे से बाहर आया और गुस्से में चिल्लाने लगा, इस महीने की 5 तारीख हो गई है और आपने अभी तक पेंशन के पैसे नहीं दिए। और तो और हमसे बिना पूछे सारे पैसे खर्च कर दिए। अब इस महीने के राशन का खर्चा कैसे चलेगा? और इतना फालतू का पैसा खर्च करने की ज़रूरत क्या थी? बुढ़ापे में घूमने का शौक चढ़ा है। अरे आराम से घर पे नहीं रह सकते? ज़्यादा ही घूमने का मन था तो पास के मंदिर में घूमते। और आप लोगों से कह देता हूँ, अगर आपने पेंशन के पैसे नहीं दिए। इतनी बात सुनते किशोर जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और रोबदार आवाज़ में जोर से बोले, तो क्या करेगा बेटा? बस बहुत हो चुका तुम्हें, बस हमारा घूमना ही दिखाई देता है, अपने फालतू के खर्चे नज़र नहीं आते। बहू आज दिन नए नए कपड़े खरीद कर लाती है, पार्टी करने जाती है, तुम लोग हर रविवार को बाहर खाना खाकर आते हो, उसका क्या? और तो और हमारा टीवी देखना भी तुम लोगों को गवारा नहीं। तुम्हारी पत्नी ने हमारे टीवी देखने का समय तक निर्धारित कर दिया। अरे बूढ़े हैं, मर तो नहीं गए हैं ना? हम लोग, हमारा भी दिल करता है अपनी इच्छा से कुछ करने का, कहीं जाने का, अच्छा खाने का। हमारे कहीं जाने से तुम्हारे खर्चे बढ़ जाएंगे, लेकिन तुम्हारे बाहर घूमने से, पिक्चर देखने से, बाहर का खाना खाने से खर्चा नहीं बढ़ता क्या? अपने ऊपर तो खूब खर्च करती हो, लेकिन माँ बाप ने जरा से खर्च कर दिया तो भड़क पड़े। भूल गए कि 2 महीने पहले ही तुम लोग विदेश घूमकर आए हो। तो क्या हवाई जहाज़ की टिकट मुफ्त में आती है? साल में 2 बार तुम बाहर घूमने जाते हो। क्या कभी हमने रोक टोक किया कि तुम कहाँ जा रही हो, कितना खर्च कर रही हो? फिर आज हमने घूमने के लिए ज़रा सा पैसे खर्च कर दिए तो तुम्हें तकलीफ होने लगी। फिर कैलाश बोला, पिताजी अपने घूमने के लिए मैं आपसे पैसे मांग कर नहीं खर्च करता हूँ, खुद पैसे कमाता हूँ और उस पैसे से हम लोग घूमने जाते हैं। तो बेटा मैं भी अपने पेंशन के पैसे से ही घूमने जा रहा हूँ, मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे। अपने पिता का यह जवाब पाकर कैलाश गुस्से से तमतमाता हुआ बोला, ठीक है बाबूजी, अगर आपने घूमने जाने का प्लान बना ही लिया है तो इतनी बात समझ लीजिए कि इस घर में रहते हुए मैं आपको फोकट का नहीं खिलाऊंगा। खर्च के लिए पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, नहीं तो आपको रोटी नहीं मिलेगी। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि आप लोगों का खाना पीना भी निकालूं और आप लोगों के घूमने फिरने का खर्च भी। इतना कहकर कैलाश अपने कमरे में चला गया। तभी उनकी बहू जो अभी सोचा भी है कि आपका बेटा दिन भर कितनी मेहनत करता है और फिर 2 पैसे घर लेकर आता है। हम कुछ दिन विदेश क्या घूमा है वो आपको दिखाई दे गया, लेकिन यह दिखाई नहीं देता कि आपके 2 पोते उनके भविष्य के लिए भी कुछ पैसा कमा कर रखिए, बस पैसा उड़ाने में लगे हुए हैं। इस बुढ़ापे में अब कहीं घूमने जाने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप घर पे ही रहिए और घर की रखवाली करते रहिए। और वैसे भी इस उम्र में बाहर घूमने जाएंगे तो घूमने के चक्कर में कहीं बीमार होकर आ गए तो मैं आप लोगों की सेवा नहीं करूँगी, फिर परे रहिएगा एक कोने में। क्यों बहू, घर में रहकर तुम्हारी सास क्या दिन भर काम नहीं करती है? बाहर घूमने जाएगी तो तुम्हें लगता है कि वो बीमार हो जाएगी। किशोर जी की बात सुनते मीनाक्षी मुँह फुलाकर अपने कमरे में चली गई। ममता जी तो अपने बेटी बहू की बातें सुनकर हैरान रह गई, उनकी आंखों में से आंसू निकल आए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। थोड़ी देर बाद ममता जी अपने पति से कहने लगी, सुनो जी, घूमने जाने की बात पर तो घर में हंगामा ही खड़ा हो गया। मुझे लगता है हमें अपना प्लान बदल लेना चाहिए, नहीं तो बेटा बहू तो घर में हमें रोटी भी नहीं देंगे, घर में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। बातें सुना सुना कर हमें जीते जी ही मार देंगे। तभी किशोर जी बोले, तुम चिंता मत करो ममता, मेरे होते हुए तुमसे कोई कुछ नहीं कह सकता।
जितना कहना था कह लिया। यह लोग अब विदेश गए थे तो कम से कम 4 लाख का खर्च करके आए होंगे और हमारे 1000 खर्च करने पर भी कलेश शुरू कर देते हैं। यह अन्याय आखिर कब तक सहते रहेंगे? हम कभी न कभी तो बोलना ही पड़ेगा, वरना हम इसी तरह समझौते ही करते रह जाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह जब ममता जी रसोई में चाय नाश्ता बना रही थी, सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। ममता जी ने अपनी बहू और बेटे की तरफ देखा तो उनके चेहरे पे अभी तक गुस्सा सवार था। न तो वो किसी से बात कर रहे थे, न ही किसी से नजरें मिला रहे थे। किशोर जी अपने घर के माहौल को अच्छी तरह से समझ रहे थे। जैसे ही नाश्ता खत्म हुआ तो किशोर जी ने ममता जी से कहा, ममता, हम लोगों ने घूमने जाना है तो चलो, तुम्हें 2-3 नई साड़ियाँ दिलवा देता हूँ और अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद लेता हूँ। बहुत दिनों से मैंने भी अच्छे कपड़े नहीं खरीदे हैं। अब घूमने जाएंगे तो पुराने कपड़े नहीं पहनेंगे। किशोर जी कितना बोलते ही देर थी कि उनके बेटे बहू तो पहले से भड़कने को तैयार बैठे थे। सारी सीमाएं लांघता हुआ उनका बेटा कैलाश बोला, बाबूजी, अब हम आपको अपने पास नहीं रख सकते। अरे आपने तो सारी हदें ही पार कर दी। आप अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लीजिए। सारी शर्म तो आप बेच खाए हैं। अब बुढ़ापे में आप घूमने जा रहे हैं। हमसे आपकी यह हरकत बर्दाश्त नहीं होती। फिर किशोर जी ने कहा, बेटा, हम अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और क्यों कर ले? यह घर हमारा है, इसे मैंने अपनी कमाई से बनवाया है। और तो और इस घर की ज़मीन भी मेरी मेहनत की कमाई से खरीदी गई है और इस हिसाब से यह घर मेरा है। लेकिन बाबूजी, आप भूल नहीं कि आप यह मकान मेरे नाम कर चुके हैं। फिर किशोर जी एक मुस्कान के साथ बोले, नहीं बेटा, मुझे अच्छी तरह से याद है मैंने वसीयत में क्या लिखवाया है। वो तो भला हो मेरे दोस्त का, जिसने मुझे यह सलाह दी कि मुझे जीते जी अपना मकान अपने बेटे के नाम नहीं करना चाहिए। और अच्छा हुआ कि मैंने मकान तुम्हारे नाम नहीं किया, नहीं तो हमें बेघर करने में तुम्हें एक पल भी देरी नहीं की थी। एक बात कान खोलकर सुन लो कि मैंने और तुम्हारी माँ ने ज़िंदगी में खूब इज्जत कमाई है और अगर तुम लोग मेरी या तुम्हारी माँ की बेइज्जती करोगे तो यह मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए आज मैंने फैसला किया है कि तुम ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट हो जाओ और अपनी गृहस्थी अलग बसा लो और मुझे हर महीने 5000 किराए का दे दिया करना या फिर कोई दूसरा मकान भी ढूंढ सकती हूँ, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं। आज महीने की 10 तारीख है, तुम्हारे पास 30 तारीख का समय है। सोचकर जवाब दे देना, मैं उसी हिसाब से आगे के बारे में सोचूंगा। अब फैसला तुम्हारा है। तभी मीनाक्षी बोली, अगर आप हमें इस घर से निकाल लोगे तो इतने बड़े घर का क्या करेंगे और इस बुढ़ापे में आप लोगों की देखभाल कौन करेगा? हम आपके बेटा बहू हैं, आखिरकार हम भी तो आपके काम आएंगे। तभी किशोर जी ने कहा, अरे अरे, अभी तो हम लोगों के हाथ पैर चल रहे हैं, तब यह तुम्हारा हाल है। जब हम पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर निर्भर हो जाएंगे तब तो तुम हमें भूखे ही मार दोगे। अब अगर अपने पैसे खर्च करने ही है तो हम तुम्हारा रोब क्यों सहन करें? रही बात बुढ़ापे में गुजारा करने की, तो इतना बड़ा घर है, इस घर में मैं 2 किराएदार आराम से बिठा सकता हूँ और काम वाली भाई मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है। खाना पकाने, घर के बाकी काम के लिए हम बाई रख लेंगे। अपनी पेंशन से हम अपना बुढ़ापा मज़े से काट सकते हैं। तुम हमारे बुढ़ापे की चिंता मत करो। बहू यह बात सुन करके कैलाश और मीनाक्षी दंग रह गए। चलो ममता, हम शॉपिंग करने चलते हैं, कहते हुए किशोर जी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और बाजार चले गए। ममता जी का यह जवाब सुनकर उनके बेटा और बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके पिताजी ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। शाम के समय वो अपने घर के लिए मनपसंद कपड़े खरीद कर ले आए, लेकिन उनकी बहू मीनाक्षी ने अब शांत रहना ही उसे समझा। उसे समझ में आ गया था कि यदि अब वो कुछ कहेगी तो उसके ससुर 2-4 बातें उसे और सुना देंगे। अगले दिन किशोर जी और ममता जी को हवाई जहाज में बैठकर केदारनाथ घूम धाम की यात्रा पर जाना था, जिस वजह से वो बहुत खुश थे क्योंकि वो पहली बार हवाई जहाज में बैठने का सपना पूरा करने जा रहे थे। सुबह के समय वे दोनों तैयार होकर अपने बैग लेकर जैसे ही बाहर निकलने लगे तो अपने बेटे और बहू को आवाज़ देते हुए कहा कि हम 10 दिनों के
बाद आएंगे, तब तक तुम अपना इंतजाम कर लेना। इतना कहकर वो दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। एयरपोर्ट पे हवाई जहाज को देखकर वो अंदर ही अंदर बहुत खुशी महसूस कर रहे थे और अपनी पत्नी से कहने लगे, जहाज तो सच में बहुत बड़ा होता है। अब जब आसमान में उड़ते हुए देखा तो ऐसा लगता था कि यह बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन आज सामने से देखने में पता चला कि असल में कितने बड़े होते हैं। जब ये दोनों केदारनाथ धाम पहुँचे तो वहाँ पहुँचकर उन्होंने मंदिर में दर्शन किए और फिर आसपास की जगह में घूमने निकले गए। ममता जी उन्हें कहने लगी कि वाकई यह दिन हमारी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन है, जब हम एक दूसरे के साथ इतना अच्छा समय व्यतीत करने को मिल रहा है। फिर किशोर जी बोले, ममता, हम बूढ़े हो गए तो क्या हुआ, हमारा भी दिल है न। बुढ़ापा आने के साथ हमारी इच्छाएं मर तो नहीं गई ना। अच्छा खाने की, अच्छा पहनने की और घूमने की इच्छा तो हमारे दिल में भी है, लेकिन आजकल के बच्चों को लगता है कि बुढ़ापा आ गया है तो ज़िंदगी ही खत्म हो गई। यह तो भगवान का शुक्र है कि अभी हमें पेंशन मिलती है। आज इसी पेंशन के दम पे हम अपने बच्चों के सामने बोल पाया हूँ, लेकिन मुझे तो माँ बाप के बारे में सोच कर चिंता होती है, जो सब कुछ अपने बच्चों पे लुटा देते हैं और बुढ़ापे के लिए कुछ भी अपने पास नहीं रखते। कैसे वो लोग अपना बुढ़ापा काटते होंगे जब उनके बच्चे एक एक चीज़ के लिए उन्हें मोहताज कर देंगे। केदार धाम तो बहुत दूर की बात है, हमारा बेटा तो हमें आज तक पास के किसी मंदिर में भी नहीं लेकर गया। खैर छोड़ो इन बातों को ममता, हम यहाँ आराम से कुछ दिन बिताएंगे और फिर घर जाएंगे। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए। उसके बाद जब वो घर वापस आए तो उन्हें देखते ही कैलाश और मीनाक्षी तुरंत उनके पास दौड़े दौड़े आए और उनके पैरों में गिर गए और बोले, बाबूजी हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है। आपको जैसे इस घर में रहना हो आप वैसे रहिए, जहाँ आपको घूमने का मन हो वहाँ घूम कर आइए, लेकिन हमें इस घर से मत निकालिए। हम इस घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे, आप तो जानते हैं कि मेरी तनख्वाह कितने हैं। अब उसमें से मैं मकान के किराए के पैसे निकालूं तो हम खर्चे कैसे चलाएंगे। फिर मीनाक्षी बोली, माँ जी आप भी बाबूजी को समझाइए न कि हमें इस घर से जाने के लिए ना कहें। आपसे घर का सारा काम मैं ही करूँगी, आप बस बैठकर आराम फरमाएं और जब भी मन करे टीवी देखें। टीवी का रिमोट आपके पास ही रहेगा। किशोर जी को अब यकीन हो गया था कि उनके बेटी बहू को अकल आ गई है। अब वो उनके बुढ़ापे की ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो मेरी भी एक शर्त है, मैं अपनी पेंशन के पूरे पैसे तुम्हें नहीं दूंगा, कुछ पैसे मैं अपने पास रखूँगा, क्योंकि बुढ़ापे में मेरी और मेरी पत्नी के भी कुछ खर्चे हैं। हमारी दवाइयों का खर्च तो चलता ही रहता है, कभी ब्लड प्रेशर की दवाई तो कभी डायबिटीज़ की दवाई तो कभी जोड़ों के दर्द की दवाई। और बार बार मुझे तुम्हारे आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। अपने ही पैसों के लिए मैं तुम पर मोहताज हो रहा हूँ, यह मुझे मंजूर नहीं। तो फिर कैलाश ने कहा, नहीं पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा ही करना। फिर कैलाश ने मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, जल्दी से माँ पिताजी के लिए चाय बना कर ले आओ, वो थक गए होंगे। इतनी बात सुनते ही किशोर जी मुस्कुराने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि आज अगर उन्होंने अपने बेटे और अपनी पत्नी के आत्मसम्मान के लिए यह निर्णय न लिया होता तो पहले की तरह आज भी उन्हें मन मार कर गुजार न करना पड़ता। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में अपने लिए कुछ कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। थोड़ा सा स्वार्थी बनने में कोई भी हर्ज नहीं होता। यह तो दुनिया है और दुनिया तो कुछ न कुछ बोलेंगे ही, लेकिन अगर अपने हाथ में पैसा है तो हमें अपनी इज्जत तो बना कर रखनी ही चाहिए कि हमसे कोई कुछ न कह सके और अपने पैसों के दम पे हम अपनी ज़िंदगी को आत्मसम्मान के साथ गुजार सके। दोस्तों, अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए किशोर जी ने जो फैसला लिया था वो सही था या गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।